ब्रेड पकौड़ा है रास्ते में। नमस्कार। लास्ट कल से तो कुछ और खाया जाएगा। हाँ तो भगने से क्या हो कि दोनों फिर से खाने लगे हैं। सावधान विश्राम नहीं करा रहे, आप बैठे रहो। चलो सीट मुझसे घेरो कहोगे। कोई नहीं, ये नाश्ता करे ना, कल से तो घर में करना है आपको नाश्ता, आज यहाँ है। नाश्ता कर लिया है सबने, बस थोड़ा सा रह गया था। आज हम लास्ट दिन है, आज हम शाम को घर जाने वाले हैं। रात के 8 बजे गाड़ी आएगी और हमारी गाड़ी सामने आ गई है ट्रेनिंग के लिए। आज हम जा रहे हैं, आज हमें प्रेजेंटेशन करना है पीपीटी में, जो हमने जीवी चैट के थ्रू बनाया है और बहुत नकल करी है उस पर, ज़्यादा कुछ नहीं, 30 सेकंड का काम था वो। लो गाड़ी जा रही है, बैठने में तैयार हो रहा है। अरे यार क्या कर रहे हैं, चाय लेके जा रहे हैं क्या? सब गाड़ी के पीछे ही जाने में लगे हैं। लिख ले रहा हूँ। का बॉक्स की सेकंड बैक बेंच इसके आवाज तेज नहीं है, माइक यूज कर सकता है। बाकी अगर स्टेज हो रहे हैं तो प्रेजेंटेशन तेज है सर। आगे आगे देखिए सारे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। हमारा जो विषय है वो है स्कूलों में बच्चों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश में दक्षिणाभूत, और हमारा है ग्रुप नंबर 1। और हमारे ग्रुप में जो मेंबर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नीलम आर्या GUPS रतनपुरा उधमसिंह नगर से, और हैं हरीश सिंह, चंदन सिंह गोरा, गणेश तुनकोटी, मोहम्मद अमीन अंसारी, चंद्रशेखर, उदित कुमार जी, राजकमल। अब परिचय जो है हमारे, उसका परिचय देती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा का क्या महत्व है वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन में, और एजुकेशन में अंतर्राष्ट्रीय भाषा की क्या भूमिका है, और वर्तमान समय में अंग्रेजी जैसी भाषाओं का हमारे करियर और एजुकेशन में क्या प्रभाव है। समस्या है बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कठिनाई होती है। किस प्रकार से कठिनाई होती है, उसके आगे है। जो इसका मुख्य कारण है पारिवारिक और सामाजिक वातावरण में मिलना, और जो दूसरा कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली में अंतर। कुछ बच्चे जैसे हिंदी मीडियम के हैं, कुछ इंग्लिश के हैं, तो उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जा रही है। और संसाधनों की कमी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो है टीचरों की कमी है, तो एक ही टीचर जैसे इंग्लिश वाला ही हिंदी भी, मैथ्स भी, SST भी सब पढ़ा पा रहे, तो बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रहे प्रॉपर। तो अगला जो कारण है शिक्षा प्रणाली में अंतर, वही जो शिक्षा प्रणाली बताया था, हिंदी मीडियम और CBSE बोर्ड, इसकी वजह से जो परेशानी हो रही। सर अब मैं बात करूंगा इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव ये पड़ रहा है कि जैसे हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इवन हम ये भी जानते हैं कि 21st सेंचुरी मतलब एक
मतलब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गई है। जैसे गूगल में हम जाए तो हम कुछ भी स्टडी कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें जो ज़्यादा हायर स्टडी की अगर बात करी जाए तो वो सारा कंटेंट इंग्लिश में होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ना भी चाह रहा है तो वो सिर्फ इसी लैंग्वेज की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है या पूरा जो कंटेंट है वो पढ़ नहीं पाता है। ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आ रहा है इंग्लिश की नॉलेज ना होने के कारण ही आ रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे MBS की बात कर लें या कोई भी हायर स्टडी की बात कर लें, इंग्लिश अगर कमजोर हो जाती है तो कहीं ना कहीं मतलब जो यूपी बोर्ड वाला या उत्तराखंड बोर्ड वाला, क्योंकि पहले तो उत्तराखंड बोर्ड था ही नहीं, पहले तो यूपी बोर्ड ही था, तो वहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती थी तो उसको करियर में भी प्रॉब्लम आ जा रही थी। इस बीच में क्या हो जाता था, जब वो ICSE या CBSE वाले से भले वो नॉलेजेबल ज्यादा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश की वजह से उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। अगला टॉपिक है सर इसका समाधान। स्कूलों में भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे जो है ट्रेनिंग कार्यक्रम हम टीचर्स के लिए कराए जाते हैं इंग्लिश के लिए, वो होने चाहिए। शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण, और मेरे ख्याल से तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये कार्यक्रम होने चाहिए। डिजिटल लर्निंग और टेक्नोलॉजी का यूज, स्कूलों में टेक्नोलॉजी के बारे में समझाना चाहिए। छात्रों के लिए नियमित अभ्यास और एक्सपोजर, हमें ये करना चाहिए कि उनसे ये कहें कि अपने एक्सपोजर में जितना हो सके बोलने का अभ्यास करें, अपने दैनिक अभ्यास में इंग्लिश के साथ वर्ड्स यूज करें। द्विभाषी शिक्षा प्रणाली अपनाना कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही हम उसे समझाएं। और जहाँ तक सबसे बेस्ट है कि हम ये कहें कि उनको जो है डेली यूज के वर्ड्स जो है हम कहें कि उन्हें बोलने की कोशिश करो, अपने घर में जो है ये करो, इससे जो है काफी मदद मिलेगी हमें उनकी इंग्लिश सुधारने में, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है आजकल इंग्लिश, नहीं तो ये एक बैरियर का काम कर देगी हमारे लिए बच्चों के करियर। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सर आप कोई एक नोट पैड देना। टीम में कोई एक जना अपने नोटपैड लो और नोटपैड पे 1 2 3 4 ऐसे लाइन लगाओ। सारे टीम में से कोई एक जना एक नोटपैड लो और 4 ऐसे लाइन लगाओ। लगा ली? अब पहले में टाइटल लिखो टीम, दूसरे में टाइटल लिखो कॉन्फिडेंस। टीम, कॉन्फिडेंस, कंसेप्ट, टीम, कॉन्फिडेंस, कंसेप्ट और प्रेजेंटेशन। इवैल्यूएशन पीयर टू पीयर है। आप सबके कलेक्टिव मार्क्स का वेटेज 50%, मैं जो मार्क्स दूंगा उसका अकेले का वेटेज 50% है। ठीक है, हमें करना क्या है, अगर आप जैसे ये टीम 1 है मान लो, तो ये जब टीम 1 यहाँ लिखेंगी तो ये जो टीम लिखेंगे उसमें ये लाइन मार देंगे कि हम इतने नंबर टीम थे, तो हम हमारा इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, बाकी सबका इवैल्यूएशन करेंगे 10 में से। तो अब जितनी भी टीम्स बैठी हैं, आपको जैसे ही कोई प्रेजेंटेशन खत्म होगी, उनसे सवाल पूछने से पहले, अगर आप पूछना भी चाह रहे हो उससे पहले, आप ये तीनों 10-10-10 में से देंगे, जो भी आपको लगता है। क्लियर है? टीम, कॉन्फिडेंस, कंसेप्ट और प्रेजेंटेशन। टीम में टीम नंबर आएगा, आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। टीम, कॉन्फिडेंस, कंसेप्ट और प्रेजेंटेशन लिख लिया सबने? किसी का कोई सवाल है? नेक्स्ट टीम। हमारी वीडियो बनाई किसने? हाँ, किसने बनाई? आगे देखेगा ना, ये किसकी मोबाइल में है? मेरा वाला। आपके मोबाइल में है? वही नहीं दिया होगा उन्होंने, वही काट दिया। स्क्रीन पे आएगा ही नहीं आएगा ना, पास से नहीं We are Team Lotus. So we are presenting here the solution for the
solution for means better transport conditions in cities or in metro cities. So we are presenting this on the basis of these slides presenting here, and we are also playing here a small skit. So by with the help of this skit, we can just present our presentation. So please. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं इस प्ले में एआई असिस्टेंट्स का रोल निभा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम हरीश रावत है और मैं यहाँ पे एक जो एम्प्लॉय है किसी ऑफिस में जॉब करता हूँ, उसका रोल प्ले कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं नरेश चंद्र, मैं इस प्ले में एक ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं कैलाश सिंह, मैं इसमें आम नागरिक का किसान हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं दुर्गा प्रसाद, मैं स्टाइलिश विलेन यहाँ पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मनोज सिंह रावत, मैं कॉलेज में सभी को गुड मॉर्निंग। मैं इस रोल में एक रिपोर्टर की भूमिका निभा रहा हूँ। मैं यहाँ का मेयर हूँ। आज तो ऑफिस पहुंचने से पहले मैं रिटायर हो जाऊंगा। यही कह रहे हो, इस ट्रैफिक जाम ने तो मेरी आधी पढ़ाई छोड़ दी और इस ट्रैफिक जाम के कारण मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। समय नहीं मुझे पढ़ाई करने के लिए, क्या करूँ मैं इस ट्रैफिक जाम का? अरे मेरी टैक्सी तो कचरे की चाल से चल रही है, लगता है ये कल तक पहुंचेगी। इससे बढ़िया तो मैं पैदल चले जाता, पहले पहुंच जाता। ये ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है कि हमारे तो सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, इसके कुछ उपाय करना चाहिए। नमस्ते, मैं एआई असिस्टेंट हूँ। मैं आपके शहर के ट्रैफिक को सुधार सकता हूँ तथा आपके शहर को स्मार्ट बना सकता हूँ। ओ, ये क्या कैसे हल कर सकते हैं हमारी समस्याओं को? लगता है मेरा फोन हैक हो गया, मतलब ऐसी आवाज आ रही है। लगता है कोई नया जीपीएस बाबा आएगा। जीपीएस बाबा नहीं, आप मुझे ट्रैफिक से मुक्ति दिलाने वाला ट्रांसपोर्ट बाबा समझ सकते हो। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से जो समस्याएं हम लोग को ट्रैफिक के माध्यम से या जो लगातार ट्रैफिक जैम है और जो है जैम लग रहा है और उसके अलावा जो हम लोग लेट हो रहे हैं, हमारा बहुत सारा समय जो ट्रैफिक में बर्बाद हो रहा है, जिसकी वजह से रोड में एक्सीडेंट्स होते हैं, या ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो इस तरह की मतलब हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हो रही हैं पॉल्यूशन की वजह से, उन सब चीज़ों का हल करने के लिए एक एआई एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो वो किस प्रकार हो सकता है? जैसे रियल टाइम ट्रैफिक कंसीडरेशन है, ये हमें काफी हद तक इसको हेल्प कर सकता है, चाहे ट्रैफिक को मैनेज करने में या फिर एक्सीडेंट्स को। ऑर्डर व्हीकल कंसीडरेशन, एक्यूरेट जियो कोडिंग, हिस्टोरिकल डेटा इंस्पेक्शन, रीडर प्रोटेक्शन, प्रेफरेंस कंसीडरेशन, चेंज मैनेजमेंट, एनालिटिकल एंड रिपोर्ट मैनेजमेंट, डायनामिक रूट प्लानिंग, इन सारी चीजों को अगर इस तरह से एआई मैनेज करे तो काफी हद तक हमको इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। यस सर। ये सब जिंदाबाद। मैं हरिशंकर मुंगाई न्यूज़ 360 डिग्री से, और आज हम पता करते हैं कि इससे लोगों के जीवन में क्या क्या फर्क पड़ा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा तो बहुत सारा समय बचता है और मैं प्रॉपर्ली अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रहा हूँ और अपने ऑफिस को भी समय दे पा रहा हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है। आपके तरफ से प्रतिक्रिया? बिल्कुल, मेरी पढ़ाई को काफी टाइम मिल पा रहा है, प्रॉपर अपनी फैमिली को चल रहा है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं तो पहले जहाँ में फंस जाती थी गाड़ियाँ, तो मुझे बहुत टाइम लगता था, मुझे पेट्रोल को वैसे होता था, समय को वैसे होता था। अब ये समय भी बचा है, पैसा भी बचा है, और लग रहा है कि आई के पास बनाने सपना बहुत
देखिए आज शहर के सारी व्यवस्था में सुधार आ चुका है और सभी लोग बहुत खुश हैं। आइए पता करते हैं मेरे साथ में इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है। मेयर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले पढ़ना था कभी पॉजिटिव रिपोर्ट ही छापी है। हम यह जानना चाहेंगे कि आपने इस बारे में क्या क्या कार्य किए हैं। सारे देखिए साहब जो है ट्रैफिक जो सबसे बड़ी समस्या थी उससे निजात मिल गई है आज। और आप भी देखिए आप भी टाइम पे पहुंच चुके हैं आज हमारे पास। टाइम पे नहीं पहुंचे। ये सारा काम तो एआई ने किया है। सर आपने इस बारे में क्या किया है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सारा पत्रकार मेरी है बना दो। इधर से रात की पट्टी ये बता प्रेजेंटेशन कल से दे रहा हूँ। माँ सरस्वती के पंडित में ग्रुप नंबर 3 मैं चेरापुर माइक नोबल अधिकारी मोहन सिंह आप सभी लोग का यहाँ पर स्वागत करते हैं। हमारी जो आज में जो समस्या है वो हमारे जो या समस्या आती है उनमें सीखने में जो कठिनाई होती है कठिनाई आए हैं। जो समस्या है एक तो विषय की कठिनाई है, दूसरा पारंपरिक शिक्षा विधियाँ जो भाव लगती हैं और व्यक्तिगत मार्गदर्शन की कमी है और वास्तविक जीवन से संबंध न पाना और परीक्षा का डर और कम आत्मविश्वास, ये हमारी समस्या है। और समस्या के बाद जो है इसमें रुचि की कमी के जो प्रभाव है इम्पैक्ट जो है, एक तो बड़ी तो रुचि न लेने के प्रभाव है, तो उससे क्या प्रभाव होता है? एक तो कम शैक्षणिक प्रदर्शन होता है, परीक्षा में कम अंक आना, दूसरा गणितीय समस्याओं से डर लगना और उसके कहने का प्रभाव तर्क शक्ति और समस्या समाधान में कमजोरी, की कमी और ध्यान केंद्रित करने का एआई द्वारा किस प्रकार से हम जो गणितीय समस्याएं हैं उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को जगा सकते हैं, रुचि को बढ़ा सकते हैं, इच्छा को जागृत कर सकते हैं। उसके तहत जो विभिन्न प्रकार के जो हमने इस कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप के अंतर्गत हमने जो चीज़ जानी उसमें एआई का तकनीक करते हुए जो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर जो हमने GBChat हो गया और एप्स हो गए और जियोजेब्रा हो गया, कैनवा हो गया, ये इस प्रकार से इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामिंग से है हमारे पास। जैसे हमारे पास माइनस प्लस या मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन एंड इक्वेशन और ग्राफ यानी कि डाटा के रूप में जो हम ग्राफ्स यानी कि पाई ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, इनके बारे में बच्चों को बता सकते हैं। उनको स्वयं वहाँ पर प्रैक्टिकली भी दे सकते हैं, जिस प्रकार से बच्चा एक तरफ से रुचि लेगा और दूसरा गणित की ओर अट्रैक्ट करेगा। और इसमें जो अन्य प्रकार के क्विज हम बच्चों से करा सकते हैं। जैसे हमने 4 बार यहाँ से क्विज बनाया, बच्चों को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो
हमारे 2-4 कंप्यूटर होते हैं, उसमें भी हम उसको करा सकते हैं, या मोबाइल के द्वारा हमारे पास 2-3 टीचर है तो अपने मोबाइल में करके बच्चों को गेमिंग करा के उसमें हम जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ के अनुसार से आप उसको बोर्ड जिस प्रकार से बोर्डिंग करके कुछ आप दो तो उसमें हम करंटली उसमें दे सकते हैं। जिस प्रकार से बार ग्राफ चढ़ता है और उतरता है, उसमें इंटरेस्ट भी रहता है बच्चों को, तो उस प्रकार से हम गणित की ओर उनको अट्रैक्टिव कर सकते हैं। जो हमारा ये AI के थ्रू जो अन्य जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी मदद वहाँ पर दे सकते इसमें बेस्ट है इंटरेक्टिव लर्निंग के अंतर्गत। इंटरेक्टिव लर्निंग के अंतर्गत AI के जो विभिन्न चैट बॉक्स के द्वारा और गेमिंग्स मैंने आपसे यहाँ पर कहा, पहेली के द्वारा, कुछ के द्वारा इसमें हम कर सकते हैं। व्यक्तिगत जो हमारे पास शिक्षक अनुभव है, जैसे AI आधारित जो पाठ्यक्रम को हम लाएंगे तो उस हिसाब से उसको जो इसमें हमारे पास जियोजेब्रा उपग्रह है, जैसे हमारे पास एंगल्स के बारे में डायग्राम, पैरेललोग्राम जो है इनके बारे में हम दिखा या पढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार से हम अन्य विधियों का यहाँ पे उपयोग करके उस बच्चों का बेनिफिट कर सकते हैं। इसके जो लाभ हैं वो है सरलता से गणित सीखना, मतलब AI का उपयोग करके सरलता से गणित को बच्चे इंटरेस्ट लेके सीख सकते हैं। दूसरा, खेल खेल में सीखना, AI से हम मैथ के कई गेम्स भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे बच्चों को रुचि भी पैदा होगी और आसानी से सीखेंगे। और व्यावहारिक गणित का एक तो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, दूसरा उसको अप्लाई करना कि हमें AI के द्वारा स्क्रीन पर उसको अप्लाई करवा के बच्चों को रुचि पैदा कर सकते हैं। और विभिन्न ऐप्स के माध्यम से सीखना, गणितीय जैसे जियोजेब्रा वगैरह, इसमें डायग्राम वगैरह क्रिएट करना बच्चों को आसानी से आ जाएगा। बच्चों की समस्याओं का समाधान हम विभिन्न तरीके से करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, वीडियो के माध्यम से, हमारे पास AI है, चैट GPT के माध्यम से। चैट GPT का सबसे बड़ा फायदा ये है, एक ही प्रश्न को वो विभिन्न प्रकार से सोल्व करके देता है। इससे ये होता है कि आप गंतव्य पर पहुँचने के लिए आपको विभिन्न माध्यम देते हैं, या आपको जो माध्यम पसंद है उसके थ्रू आप दूसरा किसका शुरू है। अरे यार, बीच बीच में हमें ना यहाँ के रूम्स भी देखने चाहिए। यहाँ पर क्या अलग सी चीज़ बनी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या है। ये मैकेनिज्म है तो IHFC। हो कहाँ को चले गए हम, तीसरी मंजिल पर आ गए हैं। यार क्या बना रखा है इन्होंने, AI से हाथ भी जनरेट कर रहे हैं क्या? ये ऊपर से नीचे उतरते हुए फ्री भी है क्या? तो वो है मेरा माथा नहीं आ रहा है। थर्ड फ्लोर में थोड़ी जाना आपने, ग्राउंड फ्लोर दबाओ। थर्ड मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम में चले गए थे आप, नीचे जाएंगे उधर तो हम थे ही नहीं ना। नीचे जाने की वीडियो बन रही है। आप कैसे हैं, क्या मैं आपका स्वागत कर सकता हूँ? ये बार बार नीचे क्यों ले जाते रहे? अच्छा नीचे तो ले जाओ।
ये 3 ही फ्लोर तक है, हम तो 9 फ्लोर तक गए हैं वहाँ पे। कहाँ पे गए हैं? 9 फ्लोर तक? 9 फ्लोर में हम आप ही के वाले होटल का गए थे। ये देखो हम चढ़ चुके हैं, ये धीरे 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 सबसे टॉप फ्लोर पर आ गए। मेरे से कहा भाई अब तो यहीं से भैया कसम देंगे, तू देख ले। अब हम कहाँ जाएंगे? खुलेगा फिर से। हम टॉप फ्लोर पर आ गए हैं। यहाँ कुछ है नहीं सिवाय हमारे नमस्कार सभी लोगों को। आवाज नहीं आई? नमस्कार। ग्रुप नंबर 4 नंदा सुनंदा। नंदा सुनंदा के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह देखे हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। सर आप सभी लोगों को नंदा सुनंदा समूह की तरफ से नमस्कार। माई सेल्फ जीवनलाल साहब। हमारे ग्रुप द्वारा जो टॉपिक लिया गया है वो है विद्यालय की संपत्तियों को क्षति होने से बचाने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल। इसमें हम लोग स्मार्ट तरीके से अपने विद्यालय की जो संपत्तियां हैं उन्हें कैसे बचाएं और तकनीक का इसमें कैसे उपयोग हो, इस बारे में जानेंगे। हमारे ग्रुप के जो अन्य सदस्य हैं वो है हेमंत कुमार पांडे जी, कमल कुमार जोशी जी, हर्ष सिंह भंडारी जी, अर्जुन सिंह रावत जी, पूरन सिंह जी और श्री मोहम्मद आरिफ साहब। तो अब मैं इस समस्या के परिचय के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री कमल कुमार जोशी साहब। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम कमल जोशी है और मैं अपने ग्रुप से समस्याओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या जब विद्यालय खुलता है या तो विद्यालय समय के बाद या जब विद्यालय लंबा अवकाश ग्रहण करता है, उसके बाद सामान्य तो यह पाया जाता है कि विद्यालय के सारे शीशे टूटे हुए हैं और गमले सारे बिखरे पड़े हैं या वो भी क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं और दरवाजे या खिड़की या दीवार को उल्टा सीधा जो है लिखा गया है। अब इससे इस विनाशकारी गतिविधि से विद्यालय को जो है बड़ा नुकसान पहुंचता है। बार बार जो है जो धन आता है या धन व्यय होता है आदि से समस्त कार्रवाइयां प्रभावित होती हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नहीं 24/7 मानव निगरानी के बिना हम कैसे जो है विद्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करें। धन्यवाद। अर्जुन सिंह रावत जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अर्जुन सिंह रावत। इसमें जो कारण है संपत्ति को नष्ट करने के संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं? गैर स्कूल समय में निगरानी की कमी, जब शीतावकाश या ग्रीष्म अवकाश होता है तो उस समय ये समस्या आती है। छात्रों, बाहरी लोगों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा वेंटिलेशन या व्यवहार के अवसर क्योंकि उस समय क्या होती है, निगरानी सीमित हो जाती है। मोहम्मद आरिफ। धन्यवाद हेमंत सर। ये जो समस्या सर ने बताई इसको एआई के हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी कॉमन समस्या है हमारे सभी स्कूलों की और बड़ा इससे हमको दो चार होना पड़ता है और खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके हेल्प से हमने जो एआई इसके समस्या को हल करने में किस प्रकार से मदद करता है, इसके लिए हमने 3 तरीके सोचे हैं इसमें एआई में। एक तो एआई निगरानी सिस्टम हम इसके लिए बना सकते हैं और दूसरा भविष्यवाणी, एआई के थ्रू हम भविष्यवाणी कर सकते हैं और रियल टाइम अलर्ट क्या होगा इसमें। तो एआई निगरानी सिस्टम में जैसे कि इसका प्रचलन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। एआई सिस्टम में हम क्या है कि एआई संचालित कैमरे हम अपने स्कूल में लगा देंगे, जो असामान्य गतिविधियां हैं उनको वो रिकॉर्ड करेगा। जैसे सर एक बता रहे थे, कल हमने वो सीखा भी, कैमरे के सामने रिकॉग्निशन वाला, कि कैमरा जो है फेस रिकॉग्निशन वाला, तो हम अपने स्टूडेंट को बता देंगे फेस किस तरह से वो रिकॉग्नाइज करके आपको बता देगा। तो जो स्टूडेंट्स नहीं होंगे, जो स्कूल के बाहर के लोग होंगे, उनको रिकॉग्नाइज करके उनको अलर्ट करने के लिए मैसेज कर देगा और संभावित जो उसके दोषी होंगे उनकी पहचान करेगा। भविष्यवाणी एआई, जो एआई के ऐतिहासिक डाटा जो होगा वो इस टाइम को रिकॉर्ड कर लेगा कि किस टाइम पे क्षति सबसे ज्यादा होती है। उसके अलावा रियल टाइम अलर्ट,
कि जैसे ही वो कुछ ऐसी चीजें सामाजिक तत्वों को उसमें पाएगा तो वो हमको इस बात को बताने के लिए हमको अलर्ट कर देगा कि ऐसी वैसी कोई गतिविधि हो रही है, उसमें वो साथ में अलार्म लगा सकता है। और साथ ही मैं अपने मेयर साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे सारे स्कूलों में इस AI सिस्टम से लेस किया जाए। धन्यवाद। के बाद सर AI का उपयोग करने के क्या लाभ हो सकते हैं? एक तो है सक्रिय निगरानी, जैसे शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश में हम लोग कैसे उसकी निगरानी रख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक ऐसी डिवाइस बना सकते हैं कि जिस डिवाइस से वो हमको एक अलार्म दे दे। यदि कोई विद्यालय में असंवेदनशील कोई व्यक्ति आता है और वो किसी भी प्रकार से हमारे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, और वहां पर एक ऐसी डिवाइस हो जो हमारे घड़ी में या हमारे घर में एक ऐसा मैसेज छोड़ दे, और ताकि हम उसको आसानी से क्या कर सकें, पकड़ सकें, और उसका डाटा भी वहाँ पे सुरक्षित रहे। इस माध्यम और AI के माध्यम से हम ऐसे सरकारी स्कूलों की संपत्ति को क्षति होने से, नुकसान होने से सेव रख सकते हैं। धन्यवाद। निष्कर्ष और कार्रवाई की अपील। इसके बाद निष्कर्ष ये निकलता है हमारा कि सारांश में यह है कि AI स्कूल की संपत्ति की सुरक्षा और नष्ट होने से बचाने के लिए स्मार्ट और सटीक समाधान प्रदान करता है। वर्तमान समय में हम जितना तेजी से हमारा विकास आगे बढ़ा तो हमको स्मार्ट बनाया जाएगा और निगरानी भविष्य उपकरण रियल टाइम अलर्ट स्कूल संपत्ति की रक्षा करने और वित्तीय नुकसान को कम करने में मदद करता है। वित्तीय नुकसान इस रूप में कि अगर व्यक्ति को वहाँ पर चौकीदार के रूप में रखेंगे तो काफी लागत आएगी, तो एक छोटा सा अगर सिस्टम वहाँ पर जनरेट कर देंगे तो रियल टाइम हमको अलर्ट दे रहा होगा। तो इसके लिए हम आप लोगों से कुछ कार्रवाई की अपील करते हैं। वो यह है कि स्कूल में AI संचालित सुरक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए समर्थन करें और स्कूल प्रशासन के साथ मिलकर अध्ययन करने के लिए फंडिंग की होते हैं ताकि वो सुरक्षा में संपत्ति का सुधार हो सके। इसके लिए हमारे पास SMC है, हमारे पास वहाँ पर NGOs काम कर रहे हैं, हमारे पास वहाँ के जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वो काम कर रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं जो हमें यहाँ पर हमें वित्तीय मदद कर सकते हैं इसको लेने में, क्योंकि कुछ पार्ट्स हमारे इसमें थोड़ा महंगे हो सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, NBC टीम के हम 2 सदस्य हैं और मैं डॉक्टर नंदन सिंह हूँ और मेरे साथ मेरे साथी सहयोगी श्री शैलेंद्र जोशी जी हैं। हम बोर्ड की ओर से यहाँ पर थे। हम सभी लोग यहाँ पर टीचिंग लर्निंग दुनिया से हैं और पिछले 4-5 दिनों में जो हमने सीखा है उसमें हमने अपने प्रेजेंटेशन के टॉपिक के लिए AI को चुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुना है। जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको हम AI के माध्यम से और इफेक्टिव बना सकते हैं, इफिशिएंट बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और एट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि जो लर्निंग आउटकम्स हैं हम उनको अचीव कर सकें और जो डेली लाइफ की टीचिंग लर्निंग है उसको हम इंटरेस्टिंग बना सकें। उसके लिए प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने साथी से शैलेंद्र जी। धन्यवाद जी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं शैलेंद्र जोशी, शोध अधिकारी, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामपुर। जैसा अभी आपके सामने बात है कि जब हम क्लासरूम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल अगर हम बात करें एजुकेशन के रेफरेंस में बात करते हैं तो हम उसको 3 अलग अलग डोमेन्स में रखते हैं। और डोमेन है टीचिंग लर्निंग, और उसका तीसरा एस्पेक्ट है जिस पर हम लोग काम करते हैं दैट इज असेसमेंट। तो यहाँ पर धीरे धीरे हम बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर रहे हैं। AI को लाने की बात हो रही है। आने वाले समय में 2-4 सालों में जो हमारा पूरा का पूरा असेसमेंट सिस्टम है, और मुझे लगता है कि अब साल दर साल चेंज देखते हैं। धीरे धीरे हमारा टॉपिक है कि क्लासरूम टीचिंग को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI। तो हम इसमें क्लासरूम टीचिंग के जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं उन तीनों एस्पेक्ट्स को लेकर के संक्षेप में यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बात करने का यहाँ पर समय नहीं है। यहाँ पर जो कार्यशाला हुई है उस कार्यशाला के संदर्भ में ही आपके समझ में यहाँ पर बातचीत करूँगा। तो यहाँ पर जब हम क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जिस स्टेट से हैं उस स्टेट में अलग अलग तरह की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग तरह की हैं। जहाँ हमारे पास हाई हिमालय रीजन्स हैं, साथ ही साथ हमारे पास जो हमारा मैदानी क्षेत्र है हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून, तो अलग अलग तरह की समस्याएं, अलग अलग तरह की समस्याएं भी अलग अलग तरह के। आप विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे हुए यहाँ पर अध्यापक हैं, आप उनसे भली भांति परिचित हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग जो AI है उस AI का इस्तेमाल करके
कैसे इन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपना जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वही हमारे बच्चों का फ्यूचर तय करता है। हमारे यहाँ और भी बहुत सारी संभावनाएं भविष्य में पैदा होंगी, लेकिन आज की डेट में जो हमारा जो बच्चा होता है, जो हमारे पास आता है, वो आगे के लिए अपना करियर तैयार करने के लिए आता है। तो उस दृष्टि से कैसे हम अपनी क्लासरूम टीचिंग को जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स वाले पार्ट हम लोग बात कर देते हैं। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज इन गवर्नमेंट स्कूल्स, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कहीं पर दिक्कत है, कहीं पर बातचीत हो रही है, हम देख रहे हैं कि बात हो रही है कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो कहीं पर कनेक्टिविटी का इशू है, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अलग अलग तरह की जो रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम को ठीक ठाक ढंग से रन करने के लिए, उन रिसोर्सेज की कमी जो है कहीं ना कहीं हमारे स्टेट में अभी भी इतने सालों बाद भी लगातार काम करने के पश्चात भी जो कहीं ना कहीं देखने में आती है। और इसमें एक और चीज है जो कमी हमारे देखने में आती है, लैक ऑफ टीचर्स, जो सबसे बड़ा रिसोर्स है। एक बार आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्स कम हो तो चल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी भी दिक्कत है कि कोई स्कूल हमारे पास ऐसे भी हैं कि जहाँ पर एक सिंगल टीचर पूरे के पूरे स्कूल को वहाँ पर रन कर रहा है। ये बात अभी पहले कुछ प्रेजेंटेशंस में यहाँ पर आई। दूसरा, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ट्रेनिंग्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग्स में जो क्वालिटी ट्रेनिंग है, उस क्वालिटी ट्रेनिंग में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को आ रही है। जो फोकस जहाँ पर होना चाहिए, जिन हार्ड स्पॉट पर फोकस होना चाहिए, जिन टेक्नोलॉजी पर फोकस होना चाहिए, उसकी बजाय बार बार उन्हीं चीजों पर हर साल बात होती है, इस तरह से रिपीटेशन होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग की क्वालिटी है, उस ट्रेनिंग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने की बात, और किसी चीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता। आज भी वही ब्लैक बोर्ड, वही चौक, वही क्लासेज, हम जो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल वहां पर नहीं कर रहे। इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है? उसका इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है कि जो हमारा बच्चा है, उस बच्चे की जो इन्वायरमेंट होनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमारे क्लास के अंदर, कहीं ना कहीं इसमें कमी देखने में आती है। और एक निश्चित समय के पश्चात क्या होता है कि उसके अंदर एक तरह की अलगाव सा पैदा हो जाता है शिक्षा से, यानी जो रुचि है वो रुचि कहीं ना कहीं पर समाप्त हो जाती है। तो इसको भी जो है कहीं ना कहीं कम करने की आवश्यकता है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आज भी अगर जो IIT या नीट के जो एग्जामिनेशन के रिजल्ट देखते हैं, और अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनका अगर हम उसको परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज अभी भी बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं नीचे से चीज निकल करके आ रही है और यहाँ तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस देखने में नहीं आ रही। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जिसके बारे में कह रहा था कि ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग तरह की हैं, उसकी वजह से इनइक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। एक बच्चा जो हमारे मुंशियारी के किसी दूरस्थ विद्यालय में पढ़ रहा है, मोरी में कहीं पर पढ़ रहा है, और दूसरा बच्चा जो देहरादून में रहकर पढ़ रहा है, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं वो अपॉर्चुनिटीज समान नहीं है, अलग अलग नहीं। तो हम कैसे ये उम्मीद करते हैं कि वो एक तरह का परफॉर्मेंस जो है बच्चे हमारे दे पाएंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा? कनेक्टिविटी का इशू है, तो वहां कहीं ना कहीं हमें जो AI का इम्प्लीमेंटेशन बात हो रही थी दूसरे बैच में कि एक टीचर वहां पर देखिए उन्होंने से टूल्स बनाए हैं कि बिना कनेक्टिविटी के वो उसको जो है AI टूल्स को अपनी क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे के टूल्स को हमें डेवलप करने की आवश्यकता है। दूसरा जो क्लास का ओवरऑल परफॉर्मेंस है, NEP में हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉग्निटिव डोमेन के साथ साथ साइकोमोटर और जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है, उस अफेक्टिव डोमेन को भी मेजर करना है। उसके लिए HPC की बात हो रही है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात हो रही है। लेकिन अगर आप उस बुकलेट को देखेंगे, और टीचर्स की हमारे पास कमी है, अगर उस बुकलेट को टीचर भरने में लग जाएगा HPC की, तो बहुत ज्यादा समय उसको लगने वाला है। तो उसका हम उसको तभी ठीक से इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब हम AI का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे की अटेंडेंस, बच्चे की परफॉर्मेंस, अफेक्टिव साइकोमोटर कॉग्निटिव डोमेन्स, उसमें उसका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए AI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे हमारे स्टार्ट हुए हैं, इस तरह के प्रोग्राम। और NEP में एक बात और कही गई, Good morning to all the great minds present here. Our group is going to present AI powered predictive analytics for hormonal balance in female. So, बेसिकली जो ये टॉपिक है ये हमने फोकस किया है फीमेल प्रॉब्लम्स पे। हमारे स्कूल्स में देखा गया है कि एडोलसेंसी क्लासेस लगातार होती रहती हैं, जिसमें हॉस्पिटल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, लड़कियों को बताते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हेजिटेशन है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो पूरा कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो हमने बात की है जो वुमेन है, जो फीमेल है, 12 एज ग्रुप से लेकर एडल्ट 50-55 तक की वुमेन से हमने बात की है। इसमें पूरा हमारा इंडिया सेटिंग पूरा इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि हमने ये देखा है स्कूल में ये प्रॉब्लम हमेशा आती है कि हर महीने 3 महीने में एक कन्वर्सेशन होता है, एक मीटिंग होती है जिसमें ANM JNM हमारे स्कूल में आती हैं और लड़कियों से कन्वर्सेशन करती हैं।
रिसेंटली हमने ये देखा है कि पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो गई है जिसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं है, इवन हमें भी नहीं पता है। पीसीओडी को तो आप एक कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो अगर आपको जानकारी है, क्योंकि वो इनिशियली है, ठीक हो जाती है। लेकिन पीसीओएस बहुत एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें थोड़ा सा क्योरेबल थोड़ा मुश्किल होता है। पीसीओएस कंडीशन है, वो सिंड्रोम है। तो इसी से रिलेटेड हम ये चाह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, एक डाटा हो जाए, और डाटा के बाद जो भी प्रॉब्लम हो डायग्नोसिस होने के बाद उसको हम कैसे सुधार सकते हैं वो हो। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्राइवेसी की। हर बच्चा खुल के बात नहीं करता, इवन आज भी लड़के अपने पेरेंट्स के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। लड़कियां क्या, इवन फीमेल भी बात नहीं करती है। तो इसी में हमारा प्रोजेक्ट है। तो अवर टीम मेंबर्स आर माय सेल्फ डॉक्टर अंजू जोशी। Good morning, everyone. Our team members are Dr. Anju Joshi ma'am, Mrs. Namita Chaudhary ma'am, Mrs. Deepa Bhatt ma'am, Dr. Jyoti Khate ma'am, Mrs. Parminder Kaur ma'am, myself Aarti Bishwa and Mrs. D.P. Rani. Introduction. Hormonal imbalance in females can cause physical, emotional and reproductive health problems. These problems are menstrual irregularity, जिसमें menstruation cycle प्रॉपर नहीं रहती है। बच्चों में जो हमारी गर्ल्स हैं जनरली स्कूल्स में, वो 1 मंथ में उनको कई बार ब्लीडिंग्स की समस्याएं होती हैं, बेहोश हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। फिर फर्टिलिटी इशू भी इसमें एक प्रॉब्लम्स है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें जो ओवरी है वो इनलार्ज हो जाती है और उसके आउटर एज पे छोटे छोटे सिस्ट डेवलप हो जाते हैं। थायराइड डिसऑर्डर, इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम अमाउंट में सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम, इसके अलावा डाइजेशन प्रॉब्लम, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स की समस्याएं आती है। साथ ही जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसमें जो थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो स्किन प्रॉब्लम है या फिर जो हेयर प्रॉब्लम्स है, बालों का झड़ना या फिर जो स्किन है उसका जो ड्राइनेस है, वो ये सारी समस्याएं आती है। नेक्स्ट है मेनोपॉज सिम्पटम्स। ये वो कंडीशन है जब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से फीमेल में जो ब्लीडिंग की समस्याएं हैं वो इरेगुलर हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाती है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं। साथ ही लास्ट टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। ये वो कंडीशन है जिसमें जो यूट्रस है उसके आउटर सरफेस पे टिश्यूज की लेयर डेवलप हो जाती है, जो ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी से रिलीज होती है और फीमेल के लोअर एब्डोमिनल पार्ट पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इवनली कभी कभी क्या है जो लेडीज हैं वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में हो जाती है। इसके जो कॉजेज हैं इसको हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, हार्मोनल इम्बैलेंस, लाइफस्टाइल फैक्टर्स और मेडिकल कंडीशंस। अब है इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ एंड डेली लाइफ। इसका क्या असर हमारे डेली लाइफ में पड़ता है? पहला फिजिकल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इसमें जैसे टॉपिक रिस्क ऑफ एनीमिया ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग। जिस एनीमिया हैवी ब्लीडिंग से एनीमिया होने लगता है, तो थकान लगने लगती है, कभी कभी बेहोशी इसका कारण होता है। तो पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, तो इसमें हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, कभी कभी थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। इससे काफ़ी हार्ट डिजीज प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ भी काफ़ी स्ट्रेस बढ़ता है, अपने काम में मन नहीं लगता है, तो इससे डिप्रेशन अक्सर रहता है, गर्ल्स में भी रहता है और लेडीज में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और उसके बाद क्वालिटी ऑफ हेल्थ लाइफ ऑफ डेली एक्टिविटीज, उनका जो डेली का काम होता है वो ढंग से कर नहीं पाती है और थकान मेंटल हेल्थ में भी वजह से डेली लाइफ में जो काम भी मतलब परफेक्ट रूप से नहीं हो पाता है। तो
जो लाइफ के चैलेंज हो उसमें दिक्कतें आने लगती हैं। इसमें ट्रेडिशनल मैनेजमेंट क्या अप्रोच है, इसमें आप सबसे बेस्ट तरीका हार्मोनस थेरेपी की जाती है और उसके बाद जो सिम्टम्स हैं उनको देखा जाता है, टाइम टू टाइम रीड किया जाता है और उसके बाद जो लाइफ स्टाइल हमारी है उसमें डाइट है, योगा है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज जो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज में बहुत बेस्ट है और उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। आप डेली बिजनेस के AI के थ्रू हम करना चाह रहे हैं जिसमें आपको खाने का टाइम है, बीच में ब्रेकफास्ट और लंच डिनर उसको हम फिट करेंगे AI के ऐप के लिए आगे बात करेंगे। तो इसमें हम डेली जो हमारे लाइफ में जो भी हमारे खाने पीने से लेकर के जो एक्सरसाइज वगैरह योगा इसमें एक्सरसाइज है उसको हम टाइम टू टाइम रीड करेंगे और उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है वो जैसे कई इसमें योगा आसन है इसको हम लेडीज को मतलब इसमें फीड किया जाएगा इसमें। AI कैसे हेल्प करेगा डायग्नोज करने में प्रॉब्लम को, तो AI से एक ऐप रेडी किया जाएगा जो सारे डाटा को ट्रैक करेगा और डायग्नोज करेगा, एनालिसिस करेगा और उसके बाद आइडेंटिफाई करेगा कि इरेगुलर पीरियड है जो भी है और उसके बाद उसको डायग्नोज करने में हेल्प करेगा। इसमें ऑडियो पे काम हो चुका है। एक गेट राइटिंग करके भी एक ऐप है और न्यू करके भी ऐप बना हुआ है, लेकिन वो जो ऐप है उसको लिमिटेशन है, उसकी बाउंडेशन है क्योंकि वो खाली आपकी जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको कंट्रोल कर रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि वेदर द फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम PCOS और उसका जो सॉल्यूशंस है तो कहीं ना कहीं डाटा ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आपकी किसी भी बच्चे कोई भी अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका डाटा इनिशियल स्टेज से लेकर जो जब तक वो पूरी तरीके से सही नहीं हो जाती है, यानी पूरा हिस्टोरिकल भी होना चाहिए और उसका रिजल्ट भी ओरिएंटेड होना चाहिए। इसके धन्यवाद। लंबा हो गया इनका, ये 9 मिनट का हो गया। हमारी प्रस्तुति में हम AI सिस्टम फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्लास पीरियड्स इन एब्सेंस ऑफ एनी टीचर्स इन स्कूल विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमारे विद्यालय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे विशेषज्ञ वक्ता हमें इस विषय पर अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी टीम का परिचय मैं दे रहा हूँ। मैं स्वयं हेमचंद पपने, श्री गिरीश चंद पांडे जी, श्री रमेश चंद भट्ट जी, श्री महेश मटपाल जी, श्री मनीष पंत, श्री दीपचंद बधानी एंड श्री दीपक संतोष जी। आगे की कार्यवाही के लिए श्री रमेश चंद भट्ट जी। थैंक यू सर। दरअसल अभी हेम सर ने जो आपको प्रॉब्लम हमारी बताई कि हम विद्यालय में अरेंजमेंट कैसे लगाते हैं और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये सारी हमारी वीडियो के थ्रू आपको मिलेगा। ताकि हम ये जान लें कि हम जो अरेंजमेंट्स लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। इसमें हम 3 महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। नंबर 1 कौन एब्सेंट है, उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं और उनके पीरियड्स में कौन कौन ऐसे टीचर्स हैं जो बैठे हैं और उसमें गेस्ट टीचर कौन जिसको हम उसके सब्जेक्ट के हिसाब से रेफर कर सकें, दे सकें। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की होती है कि क्लास में सब्जेक्ट की कंटिन्यूटी बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स को ही हम उस पीरियड को अलॉट करें। और दूसरी बहुत बड़ी चीज ये है कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, इसका भी हमको ध्यान रखना है। और अगर कोई टीचर ना मिले तो फिर हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि सब्जेक्ट और टॉपिक जो है वो बिल्कुल बाधित ना हो। इंटरेस्ट बना रहे बच्चों का वो कैसे होगा, इसके अलावा और कौन कौन सी प्रोसेस हैं उनको अप्लाई करने के लिए मैं हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड है
उसको बताएंगे डीपली। चलो उधर क्या जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, हम लोग करते क्या हैं कि क्लासेज जो हैं खाली पढ़ते हैं तो उनको कंबाइन कर देते हैं। जनरली सब लोग हम लोग यही करते हैं कि 2 क्लास हैं उनको कंबाइन कर देते हैं, और इस बात का ध्यान रखते हैं अगर 2 क्लासेज हैं सेम सब्जेक्ट में हैं तो वहाँ पर दोनों क्लासेज को एक साथ बैठाकर और एक टीचर वहाँ पर 1 वीक के लिए उनको रख दिया जाता है। नेक्स्ट एक्चुअली हम जानते हैं कि टीचर की जो है सबसे बड़ी कमी है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये अरेंजमेंट अगर टीचर पर्टिकुलरली मिल गया तो अरेंजमेंट तो लगा देंगे, अगर वो भी ना मिला तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो है बच्चों को एक हॉल में बिठा देते हैं और एक मॉनिटर डिसाइड कर देते हैं, और मॉनिटर डिसाइड करने के बाद हम ये करते हैं कि आप होमवर्क कर लीजिए या फिर आपका जो नेक्स्ट पीरियड है उसका काम कर लीजिए, या फिर जो बोर्ड की तैयारी चल रही है जैसे कि आजकल हो रहा है वो चीज़ कर लीजिए। इसको हम ज़्यादा फोकस करते हैं, तो एक मॉनिटर वहाँ पे डिसाइड कर लेंगे, या फिर कोई अगर और टीचर अगर खाली है तो बहुत सारे क्लासेस को इकट्ठा करके हम इस प्रकार से भी काम दे सकते हैं। अब इन सब चीज़ से एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, एक तो टीचर की प्रॉब्लम पहले से तो बनी पड़ी है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि टीचर वैकेंट है, अब्सेंट है, उसके बाद एक टीचर सुबह ये देखता है कि कौन अब्सेंट है, फिर उसको अरेंज करना है और सब चीजें देखनी है, सारे पैरामीटर देखने हैं कि कैसे उसे अरेंज करें, कैसे बच्चों को डिस्टर्ब होने से बचाएं। तो अब अरेंजमेंट करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि आपके पास वो टीचर का भी पीरियड लैप्स हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए हम एक मशीन तैयार करेंगे। हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं इसमें, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बायोमेट्रिक सिस्टम से डाटा एक एआई सिस्टम उठाए और ऑटोमेटिकली जो 3 क्राइटेरिया पहले बताए हैं उस आधार पे किसी टीचर को एक मैसेज चले जाए खुद ही ऑटोमेटिक, कि वो प्रेयर के समय हो सकता है कि प्रेयर के समय ये मैसेज चले जाए कि तुम्हें ये वाली क्लास आज मैनेजमेंट में पढ़ाना है। तो ये हम एआई सिस्टम एक सजेस्ट कर रहे हैं। मेरे बात मुझे बताना है कि अगर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए तो उसकी बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं हमारे स्कूल में। तो फर्स्ट है एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग, तो इससे जो बीच बीच में व्यवधान आते रहते हैं वो नहीं आएंगे। सेकंड वन इज मिनिमाइजेस डिस्ट्रप्शन, एक क्लास डिस्टर्ब होने से उसके आसपास की बाकी क्लासेस भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो नहीं होंगी। एंड थर्ड वन इज हेल्प इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो कि हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज स्कूल में है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका सबसे हम मैक्सिमाइज यूज कर सकते हैं। These are our references, Canva and online resources. Thank you. यहाँ पर समस्त विद्वानजनों को हमारे व्यक्तिगत प्रणाम। जैसा कि इस वर्कशॉप से आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती एआई के अनुरूप अध्यापकों को ढलना और उसका प्रयोग करना हमें बताया गया, लेकिन हम सभी अध्यापकों की एक दूसरी समस्या जो ऐसे ही शुरू होती है अपसेंटी अनुपस्थिति है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे पठन पाठन में प्रभाव पड़ता है। इस टॉपिक आज का हमारा जो स्लाइड प्रेजेंटेशन है वो है विद्यालय में अनुपस्थिति की समस्या में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की भूमिका, और शीर्षक है एआई के माध्यम से अनुपस्थिति की पहचान और समाधान। हमारे साथ यहाँ पर मेरे ग्रुप में मेरे साथी हैं श्री अहमद जोशी जी, मनोज सिंह रावत जी, मैं स्वयं भूपेंद्र जोशी, इंद्र सिंह रमोला जी, अरुण सिंह मेहरा जी, मधुर पंतोला जी, भुवन चंद्र पांडे जी और प्रदीप यादव। सभी को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि जिन परेशानी से हम जूझ रहे हैं यहाँ पर विद्यालय में, उन्हीं के साथ सभी चीजें जूझते होंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो हर किसी टीचर को कहीं परेशान करता है, और हम ये भी देखते हैं कि जो बच्चा अब्सेंट रहता है वही क्लास में सबसे बुरा प्रदर्शन भी उसी का रहता है, और यहाँ तक कि रिजल्ट खराब भी उसी बच्चे की वजह से होता है। तो यहाँ पर एआई किस तरह से रोल अदा कर सकता है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। खासतौर पर ये जो अनुपस्थिति की समस्या है बहुत गंभीर तो है ही, क्योंकि गार्जियन का ध्यान भी निजी रखने की वजह से बच्चे पर कम जाता है, और बच्चा थोड़ा सा एक बार पढ़ना लग जाता है, उसके ग्रुप बन जाती है, फिर बार बार स्कूल से बचने की कोशिश करता है, स्कूल आ नहीं पाता है वो।
तो कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है या एआई है वो इस समस्या के जान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि इसका उपयोग हम खासतौर पर डाटा एनालिसिस में, प्रेडिक्शन में, जो एआई है इसमें सोचने की, सीखने की और स्वयं निर्णय लेने की पावर होती है, क्षमता होती है। एआई का हम खासतौर डाटा एनालिसिस है या पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन है और ऑटोमेशन में इनमें सब में निर्णय लेने में ये सक्षम होता है। एआई अनुपस्थिति को कम करने के लिए खासतौर पर पूर्वानुमान, मॉनिटरिंग और सुधारात्मक उपाय जो है वो मदद कर सकता है। नेक्स्ट आता है एआई की अपसेंटी की पहचान करने की भूमिका। हम लोग देखते हैं कि हमारे स्कूल में जो है मैनुअली चलता है, रजिस्टर चलता है, तो बच्चे जो अपसेंटी होती है तो हम उसमें मैनेज करते हैं, तो मैक्सिमम जो रजिस्टर होते हैं वो राइट हुए रहते हैं अपसेंटी के कारण। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने स्कूल में जो बच्चे हैं तो उनके अपसेंटी का हम क्या करें कि डाटा तैयार करें और डाटा को जो है आप किसको दे दें, एआई को दे दें, और एआई क्या करेगा उसका एनालिसिस करेगा कि किन कारणों से जो है बच्चा जो है स्कूल में अपसेंट है, तो उसका एनालिसिस करेगा किस सीजन में क्या होगा, तो पूरा डाटा तैयार हो जाएगा। तो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बच्चा इन कारणों से अपसेंट हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, उसका हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं उसके आधार पर कि किस सीजन में वो बच्चा अपसेंट हो रहा है, या बहुत सारे क्योंकि हम हिली एरिया में होते हैं तो वहाँ जो गाँव में जो काम होता है तो सीजनल होते हैं, तो उनका प्रेडिक्शन कर सकता है कि किस टाइम में वो अपसेंट रह सकता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम यूज कर सकते हैं, चाहे उसके लिए हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यूज करें या फिर हम बायोमेट्रिक सिस्टम को यूज कर सकते हैं, तो बच्चे के लिए थोड़ी फाउंडेशन हो जाएगी कि उनको आना ही है। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं कि हम तो उस बच्चे के लिए जो काउंसलिंग कर सकते हैं उसमें भी हम एआई का यूज कर सकते हैं और चैटबॉट वगैरह का यूज कर सकते हैं। एआई आधारित अनुपस्थिति समाधान, इसके लिए हम फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, गेट पर लगा जिससे मशीन लगा के फेस होगी, मशीन लर्निंग मॉडल, फिर चैटबॉट, और उसके जरिए हमें पता चल जाएगा, डाटा लेगा पूर्वानुमान प्रणाली से हमें कौन से जो भी दिक्कत आ रही है पता चल जाएगा। एआई से छात्रों और शिक्षकों को लाभ, इसमें छात्रों को विभिन्न लाभ हो सकते हैं, जैसे कि इसमें व्यक्तिगत शिक्षा, क्योंकि हमें पता है कि जो सभी बच्चे होते हैं उनकी अपनी अलग अलग क्या होती योग्यता होती क्षमताएं, तो उसके आधार पर उनकी क्षमताओं योग्यताओं को देखते हुए उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा दे सकता है। दूसरा हो सकता है मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत समस्याओं की पहचान कर सकता है। एआई एक अच्छे की तरह भी कार्य कर सकता है और हमें और शिक्षकों के लिए भी एआई की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपस्थिति को रिपोर्ट करने में आसान हुआ तथा यह छात्रों की समस्याओं को पहचान करके उन्हें व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन कर सकता है। लास्ट में निष्कर्ष और सुझाव। AI can reduce the school absentees, analyzing school student attendance data, identify pattern and root cause. Data analysis and prediction will help the school to make better decisions. AI and chatbot will help the student in their study and mental health. जैसा कि सभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उत्तराखंड में कचरा प्रबंधन एआई के माध्यम से समाधान, ये एक कहते हैं यूनिवर्सल प्रॉब्लम है पूरे विश्व की, लेकिन हम उत्तराखंड के परिवेश में इसको रखेंगे और एआई के माध्यम से इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में पर्यटकों का आना जाना आवाजाही बढ़ गई है और शहरीकरण बढ़ रहा है, तो उससे जो कचरा है विशेषकर प्लास्टिक कचरा उसका वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप गधेरों में देख रहे हैं और नदियां प्रदूषित हो रही है। हमारे जो नौले हैं, धारे हैं, वहां पर भी ये प्लास्टिक ये सब चीजें पहुंच चुकी हैं। तो इसका समाधान किस तरह से होगा, स्कूल स्तर पे किस तरह से समाधान होगा, इस सब में मेरा सहयोग करेंगे मेरे साथ में श्री अंकित जोशी जी, भुवन चंद सिराड़ी जी, राजेंद्र सिंह जी, मैं गिरीश। आप देख रहे हैं ये कचरा क्यों बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है, जब उपभोक्तावाद बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो कचरा भी बढ़ेगा। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो इसका मूल कारण है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो
सीधे उत्पादन बढ़ रहा है, कचरा बढ़ रहा है। दूसरा है शहरीकरण। हमारे उत्तराखंड में भी धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप कचरे का उत्पादन बढ़ रहा है। फिर इसमें हमारी समस्याएं क्या क्या है? तो पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आपने देखा होगा शहरों में, हमारे वहाँ पे भी गाय जानवर जो हैं, कई बार उसमें लिपटा हुआ कुछ खाना होगा तो प्लास्टिक को खा जाते हैं, तो वो एक दुष्प्रभाव है। स्वास्थ्य पे प्रभाव, आपको पता होगा हम ये प्लास्टिक की बोतलें पानी यूज करते हैं, ये इसमें क्या कहते हैं प्लास्टिक माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे शरीर में जा रहे हैं। तो हमारे, मैंने जैसे पहले ही बोला, नौले धारे बहुत प्रदूषित हो रहे हैं। और इसके प्रभावी समाधान के लिए हमारे साथी मांडे जी। तो आपने देखा हो जैसे बिल्ली इंटर होती है तो सामने क्या आता है, ये बहुत बड़ा पहाड़ कचरे का आता है कि नहीं आता है? जरा सही कीजिए। तो इसमें ये होता है कि जैसे आपने देखा आज कचरा यहीं तक सीमित नहीं है, जैसे विश्व में देखें तो हम अंतरिक्ष में भी, स्पेस में भी इतना कचरा है, और दिल्ली की स्थिति और भयावह है, कचरे की हम देख ही रहे हैं। वैसे ही हमारे उत्तराखंड में जो है, हमारा उत्तराखंड जो है पर डे 2000 टन जो कचरा है उसको उत्सर्जित करता है, मुझे प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा जो है हम जो है 60 और 40% कचरा जो है संग्रहण करते हैं, उससे रिसाइकिल और रिड्यूस करते हैं। और इसके अलावा जो 40 और 40% जो कचरा है उसका क्या, ये हमने सोचने की बात है। दूसरा जो है नागरिकों में ज़्यादा जागरूकता भी नहीं है, जागरूकता की समस्या है, वो लोग को ट्रेनिंग दी जाने की जरूरत होगी इसमें। और इसके अलावा जो ये पूरा हमारा जो शेड्यूल है, पूरा जो प्रस्तुतिकरण है, हमारे सर जोशी जी ने तैयार किया है पूरा AI के माध्यम से, AI के द्वारा इन्होंने ये तैयार किया है। और मैं रवि सर से निवेदन करूँगा, रवि सर आपसे निवेदन होगा, जो हमारा भारत सरकार को आप जरूरत दें कि जो दिल्ली का जो इतना बड़ा कचरे का ढेर है उसका एक प्रोपोजल बना के AI के माध्यम से कैसे सॉल्व। थैंक यू सर। AI आधारित समाधान के लाभ इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे, क्योंकि ये टोटल presentation.ai से बना हुआ है, टोटल AI का यूज है। और AI का बहुत अच्छा यूज यहाँ पर कूड़ा प्रबंधन, कचरा प्रबंधन में ये है कि आपकी लागत में कमी हो रही है, क्योंकि ऑटोमेटिक अगर प्रोसेस चलेगी तो हम खर्चा कम कर सकते हैं, दक्षता में वृद्धि होती है, पर्यावरण संरक्षण होता है, और नागरिक जागरूकता भी हम AI के माध्यम से, चैटबॉट के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सिराड़ी सर को। AI के जो हमारी टेक्निक है उसका हम कैसे इस पूरे कर सकते हैं। तो हम ऐसे सेक्टर्स का पहले चिन्हीकरण करें जहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कचरा, और वहाँ पे हम AI पावर्ड रोबोट जो सेंसर इनेबल बिन की जो बाकी AI जो टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम सेग्रीगेशन ऑफ बिन, और साथ ही जो ट्रेंड है उसका मशीन लर्निंग के माध्यम से, AI एल्गोरिथम के माध्यम से हम ट्रेंड्स को जान सकते हैं कि कहाँ AI का यूज कर सकते हैं कि भविष्य में हमें कहाँ पे ज़्यादा मशीन की आवश्यकता है या नहीं की आवश्यकता नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह उद्यान अल्मोड़ा से, और हमारे साथियों ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाया। समस्या है इसमें कचरा प्रबंधन के निष्कर्ष और विद्वान से जो है, तो उत्तराखंड में कचरा प्रबंधन की स्थिति, उत्तराखंड में कचरा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति AI आधारित समाधान एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका कार्यान्वयन क्या है, तकनीकों को तेजी से कार्यान्वयन करना है, और बढ़ाना क्या है, जो नागरिकों में जागरूकता बढ़ानी है, समझे कि कचरा प्लास्टिक कचरा या पूरी कचरा है, किस तरह से। Good morning, respected teachers and dear colleagues. We are honored to visit our topic today. Our presentation is about teachers transfer policy in Garhwal and Kumaon Mandal of Uttarakhand. We are Nanda Samanda 2, team number 9. I am Vimala Negi. Along with me are Mrs. Durga Tholia, Neeraj Vishnu sir, then Naveen Chandra sir, Hemkhat sir,
Jagdish Upadhyay sir, Amit Sharma sir, and Kuar Kapde sir. Each of us will be covering different sections of this presentation. So let's start with the first section. It's by Rita sir, and he will throw light on the importance. प्रेजेंटेशन के फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग जो है आएंगे। अपने आप में वेरीफाई करना मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मीटिंग की तरफ भी ध्यान आकर्षित करें। सभी लोगों को, क्योंकि ये सभी से जुड़ी हुई चीजें हैं। ट्रांसफर की यदि बात हम करते हैं तो ये इसकी इम्पोर्टेंस को सभी लोग जो है भली बात इससे परिचित भी है और इसकी महत्ता को समझते भी हैं। मैं बात करता हूँ पहला बिंदु जो है educators across different regions, ensuring the remote or underserved areas are not characteristic shortage of teachers. ये इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी बात से हम सभी लोग जो है इत्तेफाक रखते हैं कि टीचर्स का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं है। कहीं पर ऐसा है कि कहीं पर बच्चे ज्यादा हैं और महत्वपूर्ण विषयों के टीचर नहीं है, कहीं पर बच्चे बहुत कम हैं और वहां पर ज्यादा टीचर्स है। इस तरीके का एक इम्बैलेंस सा बना हुआ है। दूसरे पॉइंट में हम जाते हैं तो जियोग्राफिकल एंड जब इसकी चैलेंजेस की बात यदि हम करते हैं तो ये भी जो पॉइंट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात यदि हम करते हैं तो ट्रांसफर से हम जब अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं तो अलग अलग विद्यालयों में हम इंटरेक्ट होते हैं अलग अलग लोगों से, बच्चों से, तो ये हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी जो है बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तीसरा इम्प्रूव टीचर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचर सेटिस्फेक्शन। जब टीचर सेटिस्फेक्शन होगा, टीचर सेटिस्फाई होगा, जहाँ पर जो है वहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं होगा वो अपना इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, अपना पूरा आउटकम, अपनी पूरी जो चीजों को जो है बच्चों तक नहीं पहुंचा पाएगा। और मेन फोर्थ पार्ट की बात यदि हम करेंगे तो मेंटेनेंस स्टेबिलिटी इन क्लासरूम, तो ये स्टेबिलिटी क्लासरूम की स्टेबिलिटी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अगले पार्ट के लिए जो है अपने साथी नवीन दूसिया जी को आमंत्रित करता हूँ। सभी मेरे विद्वान साथियों को नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टीचर्स के ट्रांसफर्स में बहुत से चैलेंजेस होते हैं, वो हमें फेस करने पड़ते हैं। इससे कोई नहीं बचा है, ना मैं ना आप। तो सर कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, आप भली प्रकार से इन सभी पॉइंट्स को जानते हैं, समझते हैं। मैं फिर भी एक बार आप रिपीट कर रहा हूँ। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड क्लियरनेस, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जिससे हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापक साथी जो है इससे जूझते हैं, क्योंकि वो अपनी क्लास में पढ़ाना चाहते हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं, बच्चों को अपना समय देना चाहते हैं, लेकिन उनका कहीं मोरल डाउन करता है जो उनके साथ ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, फेयर सिलेक्शन नहीं है। जिसका होना चाहिए उसका नहीं हो रहा है, जिसका नहीं होना चाहिए उसका पहले हो जा रहा है, मन खराब होता है देखकर। इनकंसिस्टेंट पॉइंट है, इनकंसिस्टेंट एंड फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस। बहुत रिक्वेस्ट के बाद पॉलिसी बनी, अब पॉलिसी बनने के बाद वो चेंज नहीं होती। जब टीचर का ट्रांसफर होना है तो उसके बाद वो चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं, असंगत व्यवहार है उस पॉलिसी का टीचर्स के साथ। तो इस वजह से भी बहुत अध्यापक साथी नुकसान में रहते हैं। थर्ड पॉइंट है ज्योमेट्रिकल एंड टैलेंट चैलेंजेस। कई जगह पर टीचर जो है पहाड़ी या मैदानी क्षेत्र में आवश्यकताएं टीचर्स की अलग अलग है। लिमिटेड करियर एडवांसमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, अगर टीचर का ट्रांसफर सही समय पर नहीं होता है तो उसका भी करियर का भी नुकसान होता है।
हमने देखा जो हमारा कक्ष है बसंत कक्ष है, इसके बाद हम चाय पीने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग को बात है कि रिस्पेक्ट किसी को मिल रहे हैं किसी को नहीं मिल रही है। ऐसे सेम पॉलिसी हमारे ट्रांसफर पॉलिसी में भी है, इस टीचर को बड़ा आसानी से बहुत जा रही है। तो AI वाला ये काम करके हमारे ट्रांसफर पॉलिसी को बहुत अच्छा कर सकता है। थैंक यू। Our project is basically the problem of physics practicals and practical survey. किसी भी साइंस सब्जेक्ट में हमारे पास हम देखते हैं कि विद्यालयों में उपकरण नहीं होते हैं या कहीं पर जब उपकरण होते हैं टीम में मैं आशुतोष साहब पिक्चर देख रहे होंगे आप, और डॉक्टर मनोज गेरा फ्रॉम धोखाने, बसंत पांडे जी फ्रॉम तारीखे एंड भुवन चंद्र आर्या जी फ्रॉम चोपड़ा और हरिओम गुप्ता जी GIC गोजानी से और धीरज पांडे जी फ्रॉम GIC नगर खान एंड दलवीर सिंह दानू फ्रॉम GIC। हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं अब डॉक्टर मनोज गेरा से निवेदन करूंगा। Thank you, sir. Problems: how to create tactical sand, take two blocks. दूसरी प्रॉब्लम ये है how to overcome the problem of material one. School है no material. हमारे स्कूल में बहुत सारे स्कूल से ऐसे हैं जहाँ सामग्री नहीं है, तो वर्चुअल के माध्यम से बच्चे को रियल प्रैक्टिकल को कैसे समझा पाए। प्रॉब्लम नंबर 3 है हाउ टू यूज न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू क्रिएट इनोवेटिव वेज टू मेक कॉन्सेप्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। जैसे हम एनसी जो भी हमारी है योजनाएं चल रही है उसको बच्चे तक कैसे ला पाएंगे, उसमें हमने काम किया है। इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट रहेगा इसका, स्टूडेंट विल लर्न मच मोर बेटर वाई देन आर डूइंग एक्टिविटीज इन लैब में एक्टिविटीज करते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है अच्छा आएगा। एंड देन उसका रियल कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर एंड एक्सप्लेन, और उनका जो कॉन्सेप्ट रहेगा बहुत साफ, क्लियर और बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने जिस ऐप का यूज किया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं उसको भी हमने यहाँ पर प्रयोग में लाए हैं। तो यहाँ पर हमने टेंडर का यूज किया है, उसके लिए हमने इमेज आइडिया लिया, नीटली अरेंज सेट ऑफ कंपोनेंट्स वहाँ से उठाए, बैटरी, रजिस्टर, एमीटर, वोल्टमीटर, कनेक्टिंग वायर्स, स्विच एंड ब्रेडबोर्ड, और उसके बाद हमने ओम्स लॉ को वेरीफाई किया और बच्चा इंटरेक्टिव वे में अपने आप V = IR को समझ सके और वैल्यूज को चेंज कर सके। इसके लिए हमने यहाँ पर अपनी एक प्रोसेस बनाई, इमेज आइडिया में एक लेबल सर्किट जैसे हमने कनेक्टिंग वायर्स को कनेक्ट किए और वेरिएशन लाए रेजिस्टेंस में, वोल्टमीटर में, एमीटर में। हालांकि हम फिजिक्स वाले सब जानते हैं क्या होता है, पर बच्चे के लिए यदि करके होगा कार्यक्रम, वो करके स्वयं करेगा तो ज्यादा बेटर है। एक लिंक है, उसको मैं यहाँ पे शो करना चाहूंगा आपको। यहाँ पर टेंडर कैंड में बना हुआ ये लिंक है। यहाँ पर ये जो एक्टिवेटर्स देख रहे हैं, पोटेंशियोमीटर है टू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये मल्टीमीटर है, इसकी रेंज हम बदल सकते हैं। ये देख रहे होंगे यहाँ पर वोल्टेज, और हम चाहें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी देख सकते हैं। बल्ब लगा रखा है, और ये दूसरा मल्टीमीटर एक एमीटर के लिए है कि ताकि हम करंट को मेजर कर सकें। एक मल्टीमीटर आपको वोल्टेज मेजर करेगा, दूसरा जो है करंट को मेजर करेगा। लेट्स सी स्टार्ट सिमुलेशन हमने स्टार्ट किया, तो देख रहे होंगे तो यहाँ पर हमने 48.6 ओम का रेजिस्टेंस दिया है। आप चेंज कर लीजिए, बच्चा R जान रहा है, I जान रहा है, तो V कैलकुलेट कर लेगा, अगर फॉर्मूला याद होगा, और वो चेक भी कर लेगा यदि उसका फॉर्मूला यहाँ पर। तो अंत में मैं कंक्लूजन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक ही कक्षा में एक ही विधि से एक ही अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने पर बच्चों के समझने के स्तर में अंतर उपस्थित हो जाता है, उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये अंतर को मिनिमाइज करना हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है।
तो हम लोगों को इस काम को करने में बड़ी परेशानी आएगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है, और अगर बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। सब लोगों के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कहना चाहूंगा कि राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाए, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग गोपेश के लिए ताली बजाओ। गोपू जैसा कि पांडे साहब बोल गए थे कि इससे पहले कि टिकाने लगना है, और इससे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गौरव रावत है और हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो है AI एवरीडे लाइफ, और क्योंकि हम विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत आते हैं तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो मेनली विद्यालय शिक्षा में किस प्रकार AI का इस्तेमाल किया जाए इस पर बेस्ड है। और जैसे कि अभी बोर्ड सारे मेंबर्स ने बताया कि हम AI को अपने अलग अलग जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, और असेसमेंट में किस प्रकार से हम AI का इस्तेमाल कर सकते हैं उसी के संदर्भ में हमारा प्रेजेंटेशन है, और किस प्रकार हम असेसमेंट में मार्कशीट को जनरेट करने के लिए तथा जो स्थानांतरण पत्र होता है PC को निर्गत करने के लिए कैसे AI का इस्तेमाल करेंगे उसके संदर्भ में हमारी प्रेजेंटेशन बनाई गई है। और अब मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करता हूँ कि वो अगली प्रेजेंटेशन स्लाइड पर पास करें। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम गोकुल राम गोस्वामी, मैं अल्मोड़ा से हूँ। और जैसा कि हमारा मैं बात कर रहा हूँ प्रॉब्लम्स, मतलब समस्याएं। सबसे पहली समस्या की मैं बात करूँ तो उसमें सबसे पहली समस्या हमें आती है मैनुअल क्रिएशन। मतलब जैसे मान लीजिए हमें मार्कशीट बनानी होती है, खुद ही बनाना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी समय लगता है। और दूसरी चीज़ ह्यूमन एरर की संभावनाएं हो सकती हैं। अगर बहुत बार हम करते हैं, जब सम करते हैं तो हो सकता है कहीं पे जो मार्किंग की हो हमने मिस्टेकली गलत कर दी हो, तो यहाँ पे हम सारे का सारा क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरी अगर हम बात करें यहाँ पर डाटा मैनेजमेंट, इतने बड़े डाटा को कहीं पे एक जगह पे मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन आजकल हम देखते हैं इसे पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव वगैरह में कहीं भी इधर से उधर ले जाया जा सकता। अगर हम देखें मैनुअल डाटा को देखें तो रजिस्टर्स के फॉर्म में काफी डाटा साथ में लेके चलना पड़ेगा, अगर मान लीजिए कहीं से लेके चलना। तो इसके अलावा हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट की। तो कोई हमारा प्रॉपर एक फॉर्मेट, बहुत बार ऐसा होता है कई चीज़ों के लिए हमें कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं मिल पाता है। जैसे हमने देखा टी-शर्ट के लिए तो फॉर्मेट चलो जनरली हमें मिल गया। फॉर एग्जांपल हम MDM की बात करें तो वहाँ पर हमें होता है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं मिल पाता है ताकि हम साल भर का डाटा कैसे मैनेज कर सकें। तो इसी तरह से जैसे हमने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है जिसमें हम मार्कशीट वगैरह और TC वगैरह को हम मतलब सॉफ्टवेयर के फॉर्म पे रख सकते हैं, और जिसमें केवल मैनुअली हम फीड करेंगे डाटा को, और वो हमें पूरे बच्चे की पूरी डिटेल्स को करेगा। और वहाँ पे जो भी मार्क्स जैसे जैसे हमारे मैनुअली हम क्रिएट करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट की जा सकती है। इसके बाद अगली स्लाइड के लिए ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें किस प्रकार हम डेटा को फीड करेंगे और किस तरीके से रिजल्ट निकल के आएंगे उसके बारे में हम मनोज कांत उपाध्याय से बताएंगे। ये डिजाइन भी उन्होंने किया है इसको। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम मनोज कांत उपाध्याय है, मैं टीम एक्सेल से। हमने यहाँ पर AI का उपयोग करके, चैट GPT का उपयोग करके कुछ विजुअल बेसिक के कोड्स लिए हैं, और उन कोड्स की हेल्प से हमने यूजर फॉर्म जनरेट किए हैं। जनरली ये देखा जाता है कि स्कूल्स में जब हम डाटा फीड करते हैं तो कुछ साथियों को हमारे एक्सेल आता नहीं है। तो यहाँ पर इस समस्या को भी ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई साथी एक्सेल नहीं जानता है तो केवल यूजर फॉर्म को देखते हुए अपनी डाटा एंट्री कर सकता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि इसमें आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है। आपको बच्चे को कितने ग्रेस मार्क्स देने हैं, बच्चे को प्रमोट करना है,
बच्चा फेल होता है या कंप्लीट पास होता है, चारों तरीके के रिजल्ट अपने आप खुद ही देगा। पांचवा इसका जो सिक्योरिटी वाला पहलू है वो भी हमने चैट जीपीटी से लिया है कि कोई आपकी फाइल बिना यूजर आईडी पासवर्ड के एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये हमने सॉफ्टवेयर बनाया है। लॉगिन हो गए हैं हम, और इसमें हमने 2 बटन दिए हैं यहाँ पर जिनके थ्रू आपको पूरी डाटा एंट्री करनी है। और ये डाटा एंट्री आपकी 3 स्टेजेस में होगी, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा। जो हम एक साथ साल के आखिरी में जो हम बैठते हैं सारा डाटा फीड करने के लिए, फर्स्ट स्टेज में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इस रजिस्ट्रेशन में आप यहाँ पर रोल नंबर, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये पूरी डिटेल आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। फीड करने के बाद में जब हम इसको सेव करेंगे, सपोज दैट मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 डालता हूं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से। और ये सारे सब्जेक्ट जो हमारे उत्तराखंड बोर्ड ने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है यहाँ पर, ये हमने सेव कर दिया। अब दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट हमने ये दिया हुआ है कि अगर हमसे कोई डाटा गलत हो गया है तो हम यहाँ पर जैसे ही एंटर रोल नंबर करेंगे, मान लीजिए मैंने ये रोल नंबर एंटर किया, सर्च किया, तो उस स्टूडेंट की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए एक ही क्लिक में। तो हमारा टाइम कंज्यूम जो होता है बच्चे का रिकॉर्ड करने में, और यहाँ पर मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो चेंज वहां पर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हमें मार्क्स फीड करने हैं तो यहाँ पर हाफ ईयरली के मार्क्स जैसे ही मैं रोल नंबर डालूंगा, ये देखिए बच्चे की डिटेल आ गई है, किसी की उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सब बैठे हैं। ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी है हमारी, और हम लोग अब घर की ओर प्रस्थान करेंगे। आज हमारा लास्ट दिन था, 5 दिन पूरे हो चुके हैं। देंगे बस जाने की। तो कैसा रहा? बढ़िया वो रहा, लेकिन रिलीविंग नहीं दी। 5 दिन की ट्रेनिंग अभी बाकी है, उसके बाद ये लोग हमको जो है सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करेंगे। बस इतना ही काम था आज हमारा, तो हमें ऐसे ही घर चल जाना है। दिया नहीं तो मैं क्या करूँ। दे रहा हूँ। हेलो गाइस, हमारी गाड़ी लग चुकी है और हम होटल के रूम में रुका हूँ आज मैं थोड़ा देर के लिए। हमारे साथ ये नाइसिला के सर हैं, हम लोग दोनों खाना खाने जा रहे हैं और रात बहुत हो चुकी है, तो सर और मैं जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और वहीं खाने की टेबल पे मिलते हैं आपसे। चले जाते हैं और लास्ट में तो भी मिलते हो, और तुम्हारे साथ मेरा ही रहता है। हाँ ठीक है। और ये रह गए हैं, देखो मेरे को फोटो भेजिए आपने। फोटो भेज दी है। थैंक यू। मुलाकात होगी हल्द्वानी में। हैं? हल्द्वानी में होगी, 2 नहरिया में होगी। 2 नहरिया में सर ये रोटी चंबल पुल पे। चलिए सही है। नहीं मैं आज निकल रहा हूँ यहाँ से, कल पहुँचूंगा। कल खाना खा लिया, अब मैं वजह में खा रहा हूँ। गाड़ी में सामान रख दिया है, कल सुबह खाने का सामान रखा, मैं तो वीडियो रख के आया हूँ। अभी वहाँ वही रखा है हमारा सामान, आपके वहाँ हमारे वहाँ तो नहीं रखा नहीं। हाँ है। हाँ तो फिर चलो चाहिए पाए खाना खाना आपके रखा। थोड़ा देर का तो मैं सब्जी का डालूँ ना कुछ।
टिकटॉक ब्लॉग नहीं यार, यूट्यूब ब्लॉग में। नमस्कार। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कम खाना खाते हैं, देर में खाना खाते हैं, लेकिन खाते जरूर हैं, धीरे धीरे खाते हैं, और इनको कोई जल्दी नहीं रहती है कि जाने की, बस में जगह है नहीं है, जाना है नहीं जाना है, उससे कोई इनको कोई मतलब सरोकार नहीं रहता है। ये अच्छे लोग यही होते हैं, यही होते हैं अच्छे। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना मैडम, हम भेज देंगे इसमें। चलो किसका सामान बोला? देखो ये जो नवीन जी हैं मेरे साथ में, और मैं हूँ मेरे साथ में वेद जी की तरफ से जरा कैमरा घुमा फिट करें। बिल्कुल कर रखा है सर। ये जो वेद जी हैं ये बहुत ये चारों वेदों के जो है ज्ञाता हैं, और वेद व्यास जी के चेले हैं। इनको जो है इनको जाने की कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं। अब देखो अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे। अरे बाप रे, इतना ज्यादा फुल है, हम कैसे जाएंगे? इनको अंदर घर जाने की जल्दी है। अरे रुको। अरे इतने भर के जा रहे हो, कैसे कैसे होगा? चलिए कल देखना। हाँ चलो आप जाओ कल को। आप करो, अब वहाँ से बंद करो ना उसे, लॉक दबाओ उसका, लॉक दबाओ बंद वाला। ओके बॉस, हमारी रात कट जाएगी बढ़िया। कहाँ कटेगी रात? खत्ते में। हम कैद हो चुके हैं, किसमें वो रखेंगे? जितने नीचे हैं उतने ऊपर भी हैं ये। चलो 5 में आ गए? हाँ 5 में आ गए सर, आ जाओ। चलो फिर लास्ट सीन है अभी पिक्चर का, पिक्चर खत्म होने वाली है पूरी। अब कौन सी गाड़ी में रहोगे हमें बताओ, हमारे साथ चलो। हल्द्वानी वाली गाड़ी में हल्द्वानी वाली में हमारे साथ जो चलोगे आप हमारे साथ चलो। सफेद रंग की गाड़ी है वो। ओके शिवा वाली। हाँ शिवा वाली, बस ठीक है, उसी में जाना। लेकिन ये भाई उस गाड़ी में जाएंगे जिसमें जो है इनकी मैडम जाएंगी, क्योंकि ये कुछ लोग जो है बिल्कुल बधे हुए लोग हैं, ये खून से बधे हुए हैं, खून से बधे हुए और बीवियों का बड़ा सम्मान करते हैं। फेविकॉल भी लगाए अच्छे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, इनका जो है सम्मान करते हैं। बहुत धन्यवाद। ओके मिलते हैं फिर। दिल्ली IIT दिल्ली को बाय बाय। हाँ फिर मिलेंगे कल, चलो। गाड़ी को चलाने क्या कहते हैं, घूमने वाले टाइम पर सिगरेट भर के जा रहे चलो फिर चलो। यार तार की फोटो यार, फोटो यहाँ पर सामान वाले फोटो खींच दो क्या? अपना मोबाइल दो। जो सब साफ सुथरा है। मैडम आ रहे हैं आपकी होंगे? नहीं वो नहीं है, वो अभी नहीं आ रही है। अरे मेरा कहने का मतलब मैं सीट में बैठ रहा हूँ, सामान रखा हुआ है, वो खाना खा के आएगी। तो ये क्या कर रहे थे, बाहर सब बैठे हुए हैं, गाड़ी में कोई चढ़ा नहीं है अभी तक। गाड़ी में सीट तो हमने घेर ली है। ये हमारी गाड़ी लग्जरी कोच। डॉक्टर भाई क्या हुआ?